चलें, in this recording we are going to continue the first law of thermodynamics which we started yesterday. यानी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कल के लेक्चर में, कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है और कहाँ से थर्मोडायनेमिक्स शुरू हुई है. Side by side, after giving you the first law, I told you about the modern convention कि फर्स्ट लॉ के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी बेस करती है दो प्रॉपर्टीज के ऊपर. एक आपकी वर्क है, या प्रॉपर्टीज नहीं बोलूं, दो फंक्शंस पे. एक आपका वर्क है, दूसरा आपकी हीट है. अब उन दोनों पे ये बेस्ड है और इसका कौन सा हमें साइन कन्वेंशन किस वक्त लेना है ये मैंने आपको बताया था. बिकॉज जब आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं ये पूरे सिस्टम पे अप्लाई होता है और एक ही वक्त में एक पूरा अगर आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम है, it is divided into two parts, the system and the surroundings. The first law is being applied to both of them, and at one time you can make the reference as one, as in either या तो आप सिस्टम को रेफरेंस पॉइंट बनाएं या आप सराउंडिंग को रेफरेंस पॉइंट बनाएं. जो कुछ सिस्टम से अंदर जाता है या सिस्टम से बाहर आता है वो सराउंडिंग में जाएगा, और जो सराउंडिंग से अंदर जाएगा वो सिस्टम में जाएगा. तो इस तरह जो फर्स्ट लॉ है वो सिस्टम और सराउंडिंग से रिलेटेड है और आपको आपका साइन कन्वेंशन मालूम होना चाहिए. तो अगर आपको एक का साइन कन्वेंशन मालूम है, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन थर्मोडायनेमिक्स. सो आई वुड लाइक टू रिपीट द साइन कन्वेंशन जस्ट फॉर अ रीकैप. अगर आप सिर्फ सिस्टम का याद कर लें तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी. द साइन कन्वेंशन फॉर सिस्टम इज दैट एनीथिंग विच comes into the system is taken as positive. Anything going out from the system is taken as negative. इसका मतलब ये हुआ, if work is done on the system, work system के अंदर आ रहा है, positive value. If heat is supplied to the system, heat supplied हो रही है system में, अंदर आ रही है, positive value. If work is done by the system, system आपका work कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू, बाहर जा रहा है. इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट आपकी रिमूव हो रही है तो नेगेटिव सिस्टम, तो नेगेटिव वैल्यू. जो सराउंडिंग है वो इसका टोटल ऑपोजिट है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू सिस्टम में है तो वही वैल्यू नेगेटिव होगी सराउंडिंग में. मतलब कहने का ये कि अगर सिस्टम के अंदर ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है तो इसका रिवर्स हो जाएगा सराउंडिंग में, बाय द सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाएगा. यानी अगर ऑन द सिस्टम आप W करते हैं और W पॉजिटिव है तो W जो बाय द सराउंडिंग होगा, यानी जो सराउंडिंग वर्क करेगी वो आप पॉजिटिव लेंगे. क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि वही जो वर्क सराउंडिंग से निकल रहा है या वर्क डन by the surrounding, it is going on the system या into the system. This is how it is linked. Now आज के लेक्चर की बात कर रहे हैं, moving a step forward. By modern convention, कल मैंने आपको बताया था मॉडर्न कन्वेंशन है क्या चीज, उसका नाम कहाँ से आया. By modern convention हमारा जो फर्स्ट लॉ है, the first law of thermodynamics, it is written as डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. देखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ के अंदर हम चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, यानी डेल्टा U बोलते हैं. U लिखना गलत है बिकॉज वी कैन नॉट मेजर द इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली. वी आर ऑलवेज मेजरिंग इट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट and its start point. Again, like till today I have mentioned in thermodynamics, thermodynamics is based on two conditions, the initial conditions and the final condition. चाहे कोई भी प्रोसेस हो, रिवर्सिबिलिटी की प्रोसेस हो, आइडियल गैस की प्रोसेस हो, फर्स्ट लॉ की प्रोसेस हो, ये कोई दो कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होगी, कंडीशन 1, कंडीशन 2. आम तौर पे हम फाइनल कंडीशन 2 को बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन 1 को बोलते हैं, एंड चेंज इन एनी सिस्टम इज ऑलवेज कंडीशन 2 माइनस कंडीशन 1.
अब जो फर्स्ट लॉ के अंदर W टर्म है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब मैं आपको रिवर्सिबिलिटी सिखा रहा था तो मैंने आपको कहा था पीवी डायग्राम के अंदर प्रेशर इनटू वॉल्यूम के प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क। अगेन आप मॉडर्न कन्वेंशन देखें, मॉडर्न कन्वेंशन के अंदर इसको ये W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी नहीं लिखते, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लिखते हैं। इस माइनस को नहीं भूलिएगा। एक आध क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि माइनस हमने क्यों लिखा है। अगर बिल फर्ज आप माइनस लिखना भूल जाते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि चलो मुझे माइनस की जरूरत नहीं है, आपने पुराने कन्वेंशन से चल रहे हैं, तो आखिर में जाकर माइनस लाजमी कर लीजिएगा। बिकॉज आई एम रिपीटिंग, अगर आप माइनस की गलती करेंगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वर्क और क्यू को ऐड करते हैं और दोनों के अंदर माइनस है तो आपका आंसर यकीनन नेगेटिव में आएगा। मगर गलती से आपने दोनों में से एक को पॉजिटिव कर दिया और वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। पूरा आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो प्लीज बेहतर यह है कन्वेंशन फॉलो कर लें, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लिख के सॉल्व करें। इफ यू आर कॉन्फिडेंट विदाउट इट, सो बी इट, मुझे कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज यू गेट द आंसर। अब मैं आपको क्या करना दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक क्लोज सिस्टम के अंदर हमने फर्स्ट लॉ को किस तरह डिराइव किया। यानी ये तो बोलना आसान है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये तो हम कब से सुनते जा रहे हैं, हमने एफएससी में सुना, एफएससी के बाद अब यूनिवर्सिटी में आ गए, फिर थर्मोडायनेमिक्स में सुन रहे हैं, मगर ये डिराइव किस तरह हुआ ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये टर्म आई कहां से। अब देखिए, द फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड बेस्ड ऑन द एनर्जी बैलेंस। जो आपका पहला लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो एनर्जी बैलेंस पे डिराइव किया जाता है। क्यों एनर्जी बैलेंस पे डिराइव किया जाता है? बिकॉज द होल लॉ इज बेस्ड ऑन दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। यानी जितनी एनर्जी आपकी सिस्टम में आएगी उतनी ही एनर्जी आपकी सिस्टम से बाहर जाएगी। इफ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम डज नॉट अलाउ मास ट्रांसफर, इसका क्या मतलब हुआ, आपकी जो बाउंड्री है सिस्टम की वो मास ट्रांसफर अलाउ नहीं कर रही। वो बाउंड्री मास ट्रांसफर कब अलाउ नहीं करेगी? जब आपका सिस्टम क्लोज सिस्टम होगा। और क्लोज सिस्टम का दूसरा स्पेशल केस है आइसोलेटेड सिस्टम। ओनली इन द in the only in the condition of being a closed system slash isolated system, there will be no mass transfer between the boundary. So mass transfer between the system and the surroundings, the system is said to be a closed system and the mass is constant. आपका mass change नहीं हो रहा, जितना मास आपका शुरू में है एनर्जी ट्रांसफर से पहले, उतना ही मास आपका प्रोसेस के बाद होगा। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अंडरस्टूड एंड मॉडल्ड ऑन अ क्लोज सिस्टम। कल मैं आपसे जिक्र कर रहा था, या इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैड टोल्ड यू देयर आर टू सिस्टम्स इन थर्मोडायनेमिक्स, द ओपन सिस्टम, द क्लोज सिस्टम। इन रियलिटी देयर इज क्लोज सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं होती, ज्यादातर आपका ओपन सिस्टम होता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। तो ओपन सिस्टम पे भी इससे मिलता जुलता कुछ होगा, इसलिए आसानी के लिए
हमारी जो मॉडल्ड है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो एक क्लोज सिस्टम के ऊपर हो रहे हैं। और क्लोज सिस्टम कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर मास आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा। If the matter crosses the boundary in the system, it is an open system. अभी मैंने बात की कि अगर आपका मैटर बाउंड्री को क्रॉस कर जाए तो वो आपका ओपन सिस्टम है। एंड दिस इज मोर यूजफुल इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ ओपन सिस्टम यूज होगा ज्यादातर। As no stream enters or leaves the closed system, no energy associated with matter is transported across the boundary. क्योंकि एनर्जी क्लोज सिस्टम के अंदर जो मैटर से एसोसिएटेड है वो अंदर आ नहीं सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। इसीलिए जिस तरह मैंने कल जिक्र किया था, इस वजह से आपका जो सिस्टम है वो बाउंड्री की वजह से दो में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपके सिस्टम में डिवाइड हो जाता है, दूसरा आपके सराउंडिंग में डिवाइड हो जाता है। जो आपका फर्स्ट लॉ है वो इन दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करेगा। यानी द फर्स्ट लॉ एट द सेम टाइम इज गोइंग टू वर्क ऑन द सराउंडिंग as well as on the system. You cannot differentiate the two, but at one time you can take one as a reference point. क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन करने हैं, आप दोनों को एक ही वक्त में कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मैं सिस्टम को भी रेफरेंस के लिए अंदर ले रहा हूं, मैं सराउंडिंग को भी रेफरेंस के अंदर ले रहा हूं। आपको एक वक्त के अंदर एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मगर ये नहीं भूलिएगा कि दोनों के ऊपर एक ही वक्त के ऊपर वही लॉ एप्लीकेबल है। ये कहना इनकरेक्ट है कि भाई मैं सिस्टम के ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई करूंगा, सराउंडिंग पे नहीं करूंगा, या इसका उल्टा कि आई एम वर्किंग ऑन द सराउंडिंग, आई एम नॉट वर्किंग ऑन द सिस्टम। दैट इज रबिश। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? सर अरे लास्ट वाला पॉइंट समझा दे वापस। लास्ट पॉइंट के अंदर मैं ये बोल रहा हूं कि क्योंकि मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, देयर इज नो मास ट्रांसफर, यानी नो स्ट्रीम इज एंटरिंग और लीविंग अ क्लोज सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी एसोसिएटेड है मास ट्रांसफर के साथ। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका पूरा जो सिस्टम है ना, क्लोज सिस्टम, वो दो में डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा उसका सिस्टम में हो जाएगा, दूसरा हिस्सा उसका सराउंडिंग में हो जाएगा। एक ही वक्त के अंदर जो आपका फर्स्ट लॉ है, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये एक ही वक्त पे आपके सिस्टम पे भी काम कर रहा होगा, आपकी सराउंडिंग पे भी काम कर रहा होगा, मगर रिवर्स में काम कर रहा होगा। जो चीज पॉजिटिव होगी सिस्टम के अंदर, वही चीज नेगेटिव होगी सराउंडिंग के अंदर। यही कल फर्स्ट लॉ की मैं बात कर रहा था जब मैंने फर्स्ट लॉ डिफाइन किया था। इफ यू लुक एट यस्टरडेज लेक्चर, वन ऑफ द स्लाइड सेड delta u of the system is equal to delta u minus delta u of the surrounding। यानी मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम थी, सिर्फ उसका साइन में फर्क था। अगर 70 जूल यहाँ पर हो रहे थे सिस्टम में, तो -70 जूल्स सराउंडिंग में हो रहे थे। उसका जो ओवरऑल इफेक्ट था, जो चेंज आ रहा था, वो जीरो हो रहा था। यानी एक ही वक्त में दोनों जगह आप सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हो। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि आप रेफरेंस किसको ले रहे हो। उस स्लाइड के बाद मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए थे जिसमें मैंने बात किया था कि ये सिस्टम के रेफरेंस से है या सराउंडिंग के रेफरेंस से है। दैट इज अनदर थिंग, दैट आर यू फोकसिंग ऑन द सिस्टम और आर यू फोकसिंग ऑन द सराउंडिंग। बट theoretically your answer is going to come the same, it is just going to be a difference of sign। बस ये बोलना था। क्लियर है? चलें। यस सर। अब देखें, अब क्योंकि ये सिस्टम और सराउंडिंग में डिवाइड हो गया है, ड्यू टू दिस all the energy exchange between a closed system and its surrounding appears in the form of heat and work। क्योंकि मास ट्रांसफर अब हो नहीं रहा है, अब सिर्फ एक सिस्टम और सराउंडिंग है, और जितनी भी जो एनर्जी है वो जो मैं एसोसिएट कर सकता हूं वो या हीट की वजह से हो सकती है या वर्क की वजह से हो सकती है। तीसरा कोई फॉर्म नहीं है। फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है, टोटल चेंज ऑफ एनर्जी इज जस्ट रिलेटेड टू द टू टर्म्स। कल मैं यही बात कर रहा था कि जो आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज है या जो पूरी जो एनर्जी चेंज हो रही है वो सिर्फ
हीट के ऊपर, हीट की वजह से कैलकुलेट हो सकती है या वो आपके वर्क की वजह से कैलकुलेट हो सकती है। कोई तीसरी टर्म आकर उसको इफेक्ट नहीं कर सकती। तो जो आपकी सेकंड जो टर्म है, यानी द सेकंड टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द सराउंडिंग। अभी देखें, मैं सराउंडिंग को रेफरेंस बता रहा हूं। जो मेरी सेकंड टर्म है सराउंडिंग के अंदर, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा यू ऑफ द सराउंडिंग, यानी डेल्टा एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं सिस्टम के, अगर मैं सराउंडिंग को फोकस कर रहा हूं, मेरा रेफरेंस पॉइंट सराउंडिंग है, मेरा जो क्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मेरा क्यू नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह मेरा वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, मेरा वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। पहले क्यू की बात करते हैं। सराउंडिंग को अगर मैं लूंगा तो मेरा क्यू नेगेटिव कब होगा? मेरा क्यू नेगेटिव जब होगा जब हीट इज व्हाट फ्रॉम द सराउंडिंग? बताएं कोई। सर सवाल रिपीट करें। सवाल मेरा ये कमिंग है, इन, मेरा जो क्यू है वो नेगेटिव कब होगा सराउंडिंग में? माइनस वैल्यू कब आएगी? जब When सर heat हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। सर सही है। सर हीट गेन बाय द सराउंडिंग। नहीं, गेन नहीं होगी। देखें देखें देखें, लास्ट ये जरा आपसे पहले जिसने कहा ना हीट रिमूव फ्रॉम द सराउंडिंग, वो सही आंसर था। देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मेरी सराउंडिंग में मेरी हीट पॉजिटिव भी हो सकती है, मेरी हीट नेगेटिव भी हो सकती है। मेरी हीट पॉजिटिव कब होगी? मेरी हीट सराउंडिंग में पॉजिटिव जब होगी जब वो सराउंडिंग से निकलेगी और निकल कर वो क्या होगी? सिस्टम के अंदर जाएगी। तो मैं यही बोल रहा था कि चीजें रिवर्स हो जाती है। अगर सराउंडिंग से हीट निकल रही है तो वो पॉजिटिव है, और अगर सिस्टम के अंदर वही हीट जा रही है तो वो पॉजिटिव है। आसान तरीका इसका ये इसका आसान तरीका याद रखने के लिए ये है, छोटी ट्रिक है, टिप मैं आपको दे रहा हूं। जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि सिस्टम के अंदर जो कुछ सिस्टम के अंदर जा रहा है वो आप पॉजिटिव लेंगे, यही कहा था ना कल आपको। तो इसका उल्टा आप यूं समझ लें कि जो कुछ सराउंडिंग से बाहर आएगा ना वो पॉजिटिव होगा, और जो कुछ सराउंडिंग के अंदर जाएगा वो नेगेटिव होगा। सबसे आसान तरीका ये है याद रखने का। तो अगर मेरी क्यू सराउंडिंग से रिमूव हो रही है तो मेरी क्यू पॉजिटिव होगी। अगर मेरी क्यू सराउंडिंग के अंदर जा रही है तो मेरी क्यू नेगेटिव होगी। इसी तरह अगर मेरा वर्क सराउंडिंग कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर मेरा वर्क सराउंडिंग में अंदर आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा। इसीलिए सराउंडिंग को अगर मैं रेफरेंस में लूं, 4 वैल्यू हो सकती हैं, प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। अच्छा, अब मैं बात करता हूं heat and work की। When we talk about heat and work, we always refer to the system। जब भी हम heat and work की बात करते हैं, by default हम system की बात करते हैं, हमारा focus system पे होता है। And there is a sign convention, और वो साइन कन्वेंशन वही है जो मैं आपको बार बार कल से बोल रहा हूं, that by convention या by default anything going into the system is positive, anything coming out from the system is negative। This will depend upon the direction of energy transfer with respect to the system। ये वही बात हुई जो मैंने आपको अभी बताई कि अगर मैं सिस्टम को रिस्पेक्ट पे लूं तो मैं आपको बता सकता, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो अंदर जाएगा या जो बाहर आएगा। Again, by modern convention, numerical values for both quantities are taken as positive for transfer of heat into the system from the surrounding। तो इसके अंदर दोनों चीजें कवर हो गई। पहली जो चीज हो गई वो ये कवर हो गई कि एनीथिंग गोइंग इनटू द सिस्टम इज पॉजिटिव, और ये जो सिस्टम के अंदर आ रही है ये कहां से आ रही है? ये सराउंडिंग से आ रही है। सो एनीथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द सराउंडिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। So easiest way to learn, whatever is going into the system, positive, whatever is coming out from the surrounding is also positive।
अगर आपको ये दोनों क्राइटेरिया मालूम है तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर। आपको कोई तीसरी चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपका टाइम भी जाया नहीं होना है अगर आप सिर्फ ये दो कंडीशन याद रख लें। अच्छा, इफ द कॉरिस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज आर टेकन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मैं अगेन सराउंडिंग की बात कर रहा हूं। अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं, क्यू सराउंडिंग एंड डब्ल्यू सराउंडिंग, या तो मैं क्यू सराउंडिंग कर सकता हूं या मैं डब्ल्यू सराउंडिंग कर सकता हूं। इनकी ऑपोजिट साइंस होंगी, यानी माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। ये वही बात हो रही है कि चार वैल्यूज आ सकती हैं, पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव डब्ल्यू। अगर मैं सराउंडिंग में रेफरेंस ले रहा हूं और मैं सराउंडिंग से बाहर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव जाएंगी, मगर अगर ये सराउंडिंग के अंदर आएंगी तो ये नेगेटिव आएंगी। अब when the values of the surrounding are substituted in the main energy equation, आपका main energy equation क्या है? The energy of the system can be written as, अब ये देखें, if the corresponding quantities are taken with respect to surrounding, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा काम जो हो रहा है वो सराउंडिंग के ऊपर हो रहा है, सराउंडिंग के ऊपर का क्या मतलब? सराउंडिंग के ऊपर का मतलब सराउंडिंग के अंदर जा रही है चीज। I am focusing on the surrounding, तो अगर I am focusing on the surrounding यानी I am going in the surrounding, what will happen to my Q and W in the surrounding? जी सर रिपीट करें। दोनों के साथ माइनस साइन आ जाएगा, दोनों के साथ दोनों के माइनस साथ साइन आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस साइन आएगा। मैं ये बोल रहा हूं मैंने ये बोला कि अगर मैं सराउंडिंग पे फोकस कर रहा हूं यानी दोनों चीजें अंदर जा रही हैं सराउंडिंग में, तो क्या होगा? दोनों पे नेगेटिव साइन आएगा। मेरा माउस देखें मैं कहां पर हिला रहा हूं, ये दोनों पर मेरा नेगेटिव साइन आ गया, माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। ये क्यों आया? विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, आई एम फोकसिंग ऑन द सराउंडिंग, माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। अब इस माइनस क्यू और माइनस डब्ल्यू को मैंने क्या किया? इस माइनस क्यू और माइनस डब्ल्यू को मैंने ओरिजिनल एनर्जी बैलेंस पे लगा दिया। ओरिजिनल एनर्जी बैलेंस क्या था? The original energy balance was nothing but this: delta energy of the system plus delta energy of the surrounding is equal to 0। delta energy of the system मुझे ढूंढना है, delta energy of the surrounding क्या है? अभी मैंने फाइंड आउट किया है, माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, यही फाइंड आउट किया है ना? यस हेलो, देखिए मुझे डेड क्लास नहीं चाहिए, या तो यस बोलें या नो बोलें या समझ नहीं आई बोलें, ताकि मुझे मालूम पड़े। सर वापसी बता दें, समझ नहीं आया। सर देखें वापसी बता दें। आपको यहां तक बात समझ आ गई कि ये माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू कैसे आया, या ये भी समझ नहीं आया? देखें नहीं आया समझ तो बोल दें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये तो आसान है, समझ में आ गया। अच्छा ये आ गया। अगर आपको यस सर, अगर आपको ये समझ आ गया ये माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू है, ये माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू क्या है? यहां पर मैंने लिखा है दिस इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। कल मैंने आपको ये बताया था ओरिजिनल एनर्जी बैलेंस क्या होता है। ओरिजिनल एनर्जी बैलेंस होता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि अगर मैं सिस्टम को फोकस करूं, अगर मैं सराउंडिंग को फोकस करूं, तो मेरा आंसर टोटल मिलाकर 0 होता है। अभी अभी मैंने एनर्जी किस पे फोकस की? मैंने सराउंडिंग पे फोकस की। जब मैंने कहा कि ये एनर्जी, ये जो चेंज है ये सराउंडिंग के अंदर जा रहा है Q और सराउंडिंग के अंदर जा रहा है W, तो मुझे क्या वैल्यू मिली? मुझे मिली माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, जो आपने कहा हमें पीछे समझ आ गई है, यही वैल्यू मिली ना? यस सर। जी यस सर। जो वो वैल्यू मिली ना, मैंने उस वैल्यू को सिर्फ इधर डाल दिया जिधर मेरा माउस हिल रहा है।
यानी एनर्जी ऑफ सराउंडिंग तो मैं ढूंढ चुका हूं ना। एनर्जी ऑफ सराउंडिंग क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग? माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। तो मेरा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू अच्छा नहीं लग रहा और जीरो यहां पर है, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं सिर्फ लिख दूंगा डेल्टा एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। माइनस क्यू से उठाकर मैं यहां कर दूंगा तो क्यू हो गया, माइनस डब्ल्यू को उठाकर मैं यहां कर दूंगा तो डब्ल्यू हो गया। तो अगर आपने नोट किया तो मेरा ये क्या बन गया? मेरा ये बन गया नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली मैंने सराउंडिंग को रेफरेंस लेकर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर दिया, बिकॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय मॉडर्न कन्वेंशन इज फोकस्ड ऑन द सिस्टम, यानी डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैंने आपको सिर्फ ये दिखा दिया कि आज तक जो आप पढ़ते आए हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वो हकीकत में आया किस तरह। उन्होंने फोकस लिया सराउंडिंग को। आप सिस्टम को भी पॉइंट ले सकते थे, मगर ज्यादा आसान सराउंडिंग को पॉइंट लेना था, क्योंकि आपको सिस्टम के विद रिस्पेक्ट शो करना था। तो मैंने क्या किया? मैंने पहले विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग किया। विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मुझे मालूम पड़ गया कि अगर मैं सराउंडिंग पे फोकस कर रहा हूं, यानी सराउंडिंग के अंदर दोनों चीजें लेकर जा रहा हूं, तो मेरा Q भी नेगेटिव होगा, मेरा W भी नेगेटिव होगा। यानी मुझे मेरा एनर्जी बैलेंस मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मैंने उसको उठाकर ओरिजिनल एनर्जी बैलेंस में डाला। ओरिजिनल एनर्जी बैलेंस क्या था? डेल्टा U ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा U ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। जब मैं वहां से उठाकर उसको पॉजिटिव साइड पे ले जाऊंगा तो ऑल आई विल गेट इज डेल्टा एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि यही है। ये पॉइंट लिख पढ़ें। बाय मॉडर्न कन्वेंशन द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर बोथ क्वांटिटीज आर टेकन एज पॉजिटिव फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। और यहां पर क्या था? यहां पर मैंने कहीं लिखा था कि जो आपका फर्स्ट लॉ है दैट इज फोकस्ड ऑन द सिस्टम बाय कन्वेंशन। ये देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट हीट एंड वर्क वी ऑलवेज रिफर टू द सिस्टम एंड दस फॉलो अ साइन कन्वेंशन। आपने सिस्टम की बात कर ली, आपने साइन कन्वेंशन की बात कर ली। अब अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप इसको यूं रीड करेंगे, डेल्टा U यानी change in internal energy of a closed system is nothing but the heat supplied to the system plus the work done by the system, which is the first law of thermodynamics। और एक चीज और मुझे ये ऐड करनी थी कि ये जो आपने माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू ढूंढा था ना यहाँ पर, अगर आप चाहते तो आप इसको इस इक्वेशन की जगह, इस वाली इक्वेशन की जगह डायरेक्टली इस इक्वेशन में डाल देते। ये भी एनर्जी, वही एनर्जी बैलेंस है। डेल्टा यू ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू ऑफ द सराउंडिंग। ये माइनस, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता और आपके पास क्या बच जाता? डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट क्यू प्लस डब्ल्यू, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको समझ आई कि मैंने फर्स्ट लॉ किस तरह डिराइव किया? फर्स्ट लॉ डिराइव करने के लिए मैंने पहले अपना रेफरेंस पॉइंट सराउंडिंग को बनाया, उस रेफरेंस पॉइंट को मैंने फिर मेन एनर्जी इक्वेशन में डाला। दैट वाज स्टेप 2। जब मेन एनर्जी इक्वेशन में डाला, देन बाय यूजिंग अलजेब्रा आई मेड द सिस्टम द रेफरेंस पॉइंट एंड आई गॉट माय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी, आ गया समझ? सर वो जो दूसरे वाली स्लाइड थी सर, उसका सेकंड लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। एक सेकेंड, आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूं। अगर मैंने आपको कभी क्वेश्चन दिया
मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि क्योंकि मेरे क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, मैंने कहा मेरा क्वेश्चन इस तरह से कुछ बनेगा. लेट्स से if I make a question that we all know the applicability of the first law of thermodynamics, and the first law of thermodynamics is defined as delta U is equal to Q plus W. By using the above equation and keeping the surrounding in mind, prove that the first law of thermodynamics can be written as that form which is shown above. इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ फर्स्ट लॉ को डिराइव करना है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. तो ये जो मैंने सारी बात की है ना कि सराउंडिंग को पहले रेफरेंस लें, उसकी नेगेटिव साइन डालें और नेगेटिव साइन डालने के बाद एनर्जी इक्वेशन में डालें, खुद ब खुद आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगा. अब जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था सेकंड लास्ट पॉइंट कौन सी स्लाइड का समझ नहीं आया बताएं. सर इसी स्लाइड का इसी स्लाइड का सेकंड लास्ट पॉइंट. When the values of the surrounding are substituted into the main energy equation, the energy of the system can be written as. इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है. ये आपको समझ आ गया माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू कैसे आया, ये समझ आया? यस सर. मैंने क्या किया, मैंने ये माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू इसमें डाल दिया. एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग, यानी एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. और यही चीज यहां पर लिखी है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. बेसिकली शायद आपको अब समझ आ जाए. दिस इज नथिंग बट, सर मेन एनर्जी इक्वेशन कौन सी है जो मैंने कल बताई थी. डेल्टा मेन एनर्जी इक्वेशन इज डेल्टा यू ऑफ द सराउंडिंग प्लस डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0, या इन अदर वर्ड्स डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू ऑफ द सराउंडिंग्स. सर ये मेरे ख्याल से कल नहीं आया था. कल नहीं आए थे तो रिकॉर्डिंग तो होगी ना. और मैंने ये भी बोला था रिकॉर्डिंग पढ़ के आइएगा. अब समझ आ गई ये पॉइंट कैसे आया है. एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपकी आसानी के लिए मैंने थोड़ा सा इसको ओपन कर देख लिया है, प्लस माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू विच इज नथिंग बट डेल्टा यू ऑफ द सराउंडिंग. इस तरह कर लिख लिया है. सही है. तो अब तक आपको ये मालूम पड़ गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विथ रिगार्ड टू द सिस्टम इस तरह लिखा जाएगा. क्लियर है? आई अज्यूम क्लियर है. यस सर. Yes, sir. The equation formulated on the previous slide. अब हम कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं? अब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. देखें, एक और बात मुझे आपको बतानी है. कल मैं आपको बता रहा था, जब मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू सिस्टम लिखा हुआ था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू सराउंडिंग लिखा हुआ था. यहां पर मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट दिए थे. फर्ज करें कभी भी मैंने आपको एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ ये लिख दिया डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, और आपको ये बोला कि ये एक्सप्लेन करें कि ये क्या शो करता है. अगर मैं आपको सिस्टम नहीं लिखूं, सराउंडिंग भी नहीं लिखूं, बाय डिफॉल्ट आप क्या लेंगे? बाय डिफॉल्ट आप सिस्टम लेंगे. तो अगर मैंने आपको कुछ भी नहीं लिखा ना, आप हमेशा अज्यूम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ सिस्टम. दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो आप अज्यूम करेंगे कि दिस इज बेस्ड ऑन द सिस्टम. ये मिसाल वैसे ही है जैसे मैं गिब्स फेज रूल बता रहा था. मैंने आपको बताया था या तो मैं लिखूंगा इक्विलिब्रियम या मैं लिखूंगा एजिटेशन, मिक्सिंग, हीटिंग, हीट
एजिटेशन, हीटिंग, मिक्सिंग, कुछ भी लिखूं, यू विल अज्यूम इक्विलिब्रियम इज देयर। तो मुझे हाथ उठाकर पूछेगा नहीं कि हम अज्यूम करें इक्विलिब्रियम है या नहीं है, इट विल बी अज्यूम्ड इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन आता है तो और कुछ भी नहीं लिखा है तो आप हाथ उठाकर ये नहीं पूछेगा कि सर ये सिस्टम है या सराउंडिंग है, किस रेफरेंस में हम दें। इट इज ऑलवेज द सिस्टम, बाय डिफॉल्ट इट इज द सिस्टम, मॉडर्न कन्वेंशन कि आपने इसको सिस्टम के बेस पे डिफाइन किया है। तो अगर किसी ने इसको देखकर मुझे सराउंडिंग के बेस पे डिफाइन कर दिया, इवन दो अगर उसने सही डिफाइन किया, उसका आंसर गलत होगा, क्योंकि हम मॉडर्न कन्वेंशन से सिस्टम के लिए देखा जा रहा है। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलें। Yes, sir. The equation formulated on the previous slide, यानी the first law of thermodynamics, is the first law of thermodynamics and means that, again उसकी वही बात, total energy change, total energy change की मैं बात कर रहा हूँ in a closed system। first important word total energy change या change in internal energy। second word closed system equals to the net energy transferred into it in the form of heat and work, यानी in the system आ रहा है in the form of heat and work, इसीलिए दोनों का आंसर पॉजिटिव लिया जा रहा है। this means that both the energy is added in the system and work is done on the system। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट लॉ मैंने लिखा है ना, ये है फिनाइट चेंजेस के लिए। फिनाइट चेंजेस का मतलब वो जो आप मेजर कर सकते हैं। दो तरह की चीजें हो सकती हैं, फाइनाइट एंड इनफिनाइट। तो आप फाइनाइट की बात करें, चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, मगर ये अप्लाई कर सकता है डिफरेंशियल चेंजेस के अंदर भी। यानी अगर मैं डिफरेंशियल चेंजेस की बात करूं तो जो मेरा फर्स्ट लॉ है वो वैसे का वैसा रहेगा, मगर इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जो पहला वाला हो जाएगा वो du होगा, du इज इक्वल टू dq प्लस dw, यानी डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया है। दोनों फॉर्म्स के अंदर, इन बोथ द फॉर्म द सिंबल्स पर्टेन टू द एंटायर सिस्टम which may be of any size but needs to be defined clearly। size does not matter of the system, बड़ा साइज हो छोटा साइज हो, it does not matter। जो मैटर करता है वो ये है कि डिफाइन क्लियरली होना चाहिए। डिफाइन का मतलब कि मैं सिस्टम से जा रहा हूं, मैं सराउंडिंग से जा रहा हूं, मैं फर्स्ट लॉ किधर रेफर कर रहा हूं, ये मेरे पास एक चीज होना चाहिए। अगर मुझे यही नहीं मालूम है, यही मुझे क्लियर नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये नहीं मैटर करता कि मैं एक लार्ज स्केल सिस्टम के ऊपर बात कर रहा हूं या मैं एक स्मॉल स्केल सिस्टम पे बात कर रहा हूं जो कि रूम में है, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। फाइनली, क्योंकि इस तीनों टर्म्स के अंदर एडिशन हो रहा है, ऑल थ्री टर्म्स हैव द सेम एनर्जी यूनिट्स इन द एसआई यूनिट सिस्टम, जूल। अच्छा देखें, मैं जब यूजली अपने क्वेश्चन बनाता हूं ना, तो मैं इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनाऊंगा। हो सकता है कि मैं आपको वर्क दूं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी और आपको हीट दूं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जी सर Repeat the यूनिट चेंज question. करना पड़ेगा। यूनिट चेंज करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको इसीलिए करवाई थी। तो जूल के अंदर लेकर जाइएगा, अनलेस आई से लीव योर आंसर इन द अमेरिकन यूनिट। यानी मैं कभी जब मैं आपको डिफरेंट यूनिट देता हूं तो मैं दो चीजें चेक करता हूं। एक तो आपका एप्लीकेशन चेक करता हूं, दूसरा मैं आपका चेक करता हूं कि आपको यूनिट कन्वर्जन आती है या नहीं। तो अगर मैंने आपको ब्रिटिश थर्मल यूनिट के अंदर दे दिया या मैंने आपको कैलोरी में दे दिया, इन दो यूनिट के बाहर नहीं जाएगा, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और टिल नाउ आई थिंक जो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज दी थी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स दिए थे जो मैंने एक्स्ट्रा क्लास करवाई थी, उसके अंदर एनर्जी के यूनिट्स भी थे। मुझे आज तक याद है और आपको भी याद होना चाहिए, 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल्स।
ये आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम के वक्त मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इतने जूल्स हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल्स, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ये दो कन्वर्जन है जो आपको मालूम होने चाहिए। और अगर दोनों मैंने ब्रिटिश थर्मल यूनिट या कैलोरी में दिए हैं तो आप उनको आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो प्लीज अपने यूनिट कन्वर्जन के ऊपर जोर दीजिएगा। और अगर किसी को यूनिट कन्वर्जन याद नहीं है, प्लीज सी द रिकॉर्डिंग ऑफ माय एक्स्ट्रा क्लास। उसके अंदर मैंने आपको चार्ट बनाकर दिया हुआ था एनर्जी यूनिट्स के ऊपर। चलें, अब ये आपके लिए सम सेल्फ इवैल्यूएशन प्रैक्टिस है। एक बंदा मुझे बताएगा इसके अंदर, और पहले तो देखें, पहला क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन देखा करें, फॉरगेट द यूनिट्स। क्वेश्चन देखें, मैं आपको बोल रहा हूं, सपोज x joules of work is done on the gas and the gas loses this much amount of heat to the surroundings। अगर मैंने ये नहीं लिखा होता टू द सराउंडिंग, क्या आपको देखकर ही मालूम पड़ जाता कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है? क्वेश्चन ही आपको नो हिंट सर। दे देगा, क्वेश्चन ही आपको यस सर, हिंट दे, समझ में आ जाता। हाँ, तो क्वेश्चन ही आपको हिंट दे देगा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। तो इसके अंदर अगर मैं गैस पे वर्क कर रहा हूं तो आपको मालूम होगा कि गैस जो है वो मेरा सिस्टम है। क्लियर है? अच्छा, अब ये पहला क्वेश्चन कौन अटेम्प्ट करेगा? इसके सॉल्यूशन तो मैंने दिए हुए हैं बट आई वुड लाइक टू सी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई। कौन पहला वॉलंटियर कौन है? आपके पास आपकी बुक्स हैं सामने? मैं बोल बोल के थक गया हूं, जब आप थर्मोडायनेमिक्स की क्लास लिया करें तो बुक्स अपने साथ रखा करें। फॉर फ्यूचर प्लीज कीप योर बुक्स एंड योर कैलकुलेटर्स विथ यू। थोड़ी सी हो सकता है फॉल्ट मेरी भी थी कि आई शुड हैव गिवन अ मैसेज टू हैव योर बुक्स एंड कैलकुलेटर्स रेडी, बट फॉर फ्यूचर क्लासेस प्लीज कीप योर बुक्स एंड योर कैलकुलेटर्स रेडी। तो वॉलंटियर कौन कर रहा है? अपना रोल नंबर भी बता दें मुझे, कौन अटेम्प्ट कर रहा है? पहला क्वेश्चन, रोल नंबर 71। 71। चलें 71 अटेम्प्ट करें। सर 60 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ गैस। गैस के ऊपर वर्क हुआ है तो वर्क पॉजिटिव है, और चलें, सराउंडिंग से पॉजिटिव ले उसने लिया आपने 60। हाँ, और सबने 150 जूल हीट लॉस किया, मतलब सिस्टम के अंदर हाँ, हीट आई है तो हीट भी पॉजिटिव लेंगे। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो 60 प्लस 150 करेंगे, 210 जूल आ जाएगी। चलें, तो आप कह रहे हैं इसका आंसर, आप कह रहे हैं आंसर 210 होगा। पहली बात ये, मुझे पीछे से आवाज आई कहीं से -150 लेंगे। ये सही बोला इन्होंने, क्यों? देखें, अगर गैस आपका सिस्टम है, 60 joules of work is done on a gas, gas is your system, work done on the gas 60 आप पॉजिटिव लेंगे, यानी W आपका 60 है। मगर जो गैस आपका सिस्टम है that loses 150 joules of heat, यानी 150 joules of heat आपके सिस्टम से बाहर आ रही है। बाहर का मतलब ये कि इसका जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -150। तो अगर ये -150 हो गई और मैं डेल्टा यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 60 -150। आपका डेल्टा यू क्या होगा? -90 जूल। अच्छा हुआ आपने ये गलती कर दी, मैं इसी से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था -90 जूल जब आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करते। उसके अंदर कोई गलती के अंदर मुझे कोई इसका वो नहीं है कि आपने गलती की तो आपको समझ नहीं आई, हो जाती है गलती। मकसद ये है कि गलती अभी करें तो अच्छा है, एग्जाम में गलती दोबारा नहीं होगी। तो आपकी गलती सिर्फ ये थी कि आपने ये नहीं रियलाइज किया कि एनर्जी बाहर जा रही है। जब एनर्जी बाहर जाएगी तो वो नेगेटिव ली जाएगी। चलें, मैं नंबर 2 को रैंडमली पिक करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कोई वॉलंटियर करेगा नहीं। 16। सर मैं करूँ? सर मैं करता हूँ। मैं ऑल्टरनेटली लूंगा। नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगी रोल नंबर 70। मैं एक तरफ से बॉयज को लूंगा, एक तरफ से गर्ल्स को लूंगा। रोल नंबर 70, थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। जी, क्वेश्चन 2 बताएं। सॉरी और सर स्लाइड कहाँ है?
दे रहा हूँ स्लाइड आपको दे रहा हूँ। बेशक अपनी बुक के ऊपर सॉल्व भी कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। ओके सर। A gas starts with 200 joule of internal energy while you add 180 joule of heat to the gas. The gas does सही है। 70 joule of work. What is the final internal energy of the gas? तो इसमें इंटरनल एनर्जी दी हुई है 200 जूल, और हमें हीट जो है वो तो सिस्टम में ऐड हो रही है, तो 108 जो अच्छा, क्यों है। जी सर। अगर आप बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी दी हुई है, अगर इंटरनल एनर्जी दी हुई है तो मैं तो फिर आर्ग्यू कर रहा हूं कि अगर आपने कहा इंटरनल एनर्जी दी हुई है तो आखिरी लाइन कैसे प्रूव हो सकती है, व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सर U1 हम स्टेटमेंट चेंज U1 सर U1 हमें दिया हुआ है, हमें U2 निकालना है, उन दोनों को आपस में U2 माइनस U1 करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। जी सर इसी तरह होगा ना? जी बिल्कुल इसी तरह होगा। देखें, हम जब बात कर रहे थे थोड़ा सा लॉजिक यूज करें, हमने बात की द फर्स्ट लॉ इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहां पर मैंने आपको क्या दिया है, स्टेटमेंट पढ़ें। स्टेटमेंट बोल रहा है अ गैस स्टार्ट्स विद 200 जूल्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। अगर गैस स्टार्ट्स विद 200 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब ये हो गया कि U1 जो आपकी है वो 200 है। अब गैस आपका सिस्टम है। चलें, रोल नंबर 70 आप ही बताएं, क्यों मैंने आपको बता दिया U1 200 है। वाइल यू एड 180 जूल्स ऑफ हीट, Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? सर पॉजिटिव होगी। चलें, मान लिया पॉजिटिव होगी। Q is 180 joules of heat to the gas. The gas does 70 joules of work. अब ये क्या होगा? सर ये भी पॉजिटिव होगा। एक सेकेंड, अब मुझे आप ये बताएं कि ये पॉजिटिव क्यों होगा। नहीं, आप नेगेटिव नहीं बोले, अंडरस्टैंडिंग यू ही होगी। देखें, ये पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों पॉजिटिव नहीं होगा? मैं कह रहा हूं द गैस डज 70 जूल्स ऑफ वर्क। अगर गैस 70 जूल्स ऑफ वर्क कर रहा है तो वो सराउंडिंग में जाएगा। यस सर, सराउंडिंग में जाएगा। सॉरी सर, सराउंडिंग में जाएगा, तो आपका वर्क क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव 70 हो गया। चलें, मान लिया नेगेटिव 70 हो गया। अब मुझे आपके पास सारी वैल्यूज हैं, मुझे आप कैलकुलेट कर बता दें, फाइनल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बताएं। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, फाइंड आउट कर बता दें। देखें, ये क्वेश्चंस देने का मकसद ही ये है कि अभी जिसके पास प्रॉब्लम हो रही है ना समझने के अंदर, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, यहीं पर क्लियर हो जाए तो सारे मसला हल हो जाएगा, फिर आगे जाकर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसीलिए मेरा यूजुअली तरीका ये होता है कि साइड बाय साइड में प्रॉब्लम्स देता रहता हूँ, या तो असाइनमेंट के फॉर्म में या सेल्फ प्रैक्टिस के फॉर्म में। जी 70 आंसर आया आपका कुछ? यस सर, -90 जूल। -90 कैसे? -90 मेरे पास तो 310 आ रहा है। चले, आप मुझे ओरली बता दें, आपने लिखा क्या अपनी बुक में? डेल्टा यू की जगह आपने क्या लिखा? सर 1 मिनट में कंफ्यूज हो गया। यही तो कंफ्यूजन अभी दूर करनी है। सर Q जो है पॉजिटिव है और वर्क जो है नेगेटिव है। सर 180 माइनस 70 करेंगे तो हमारे पास ये तो 110 हो गया, 110 हो जाएगा सर। और सर U1 हमें 200 जूल दिया हुआ है। अच्छा, ओके सर। अब देखें, जी सर। अब देखें मैंने माना U1 200 जूल दिया हुआ है,
डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 200 होगा, सही है? तो माइनस 200 हो गया। यही गलती आप कर रही थी, आप इसकी साइन को माइनस नहीं कर रही होंगी। तो -200 अगर आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो 310 बन जाएगा। ओके सर, समझ आई? सर लेकिन हमने तो -2 किया सर, इंटरनल एनर्जी माइनस U1। क्या हुआ सर हमने U1 माइनस, हमने U1 माइनस क्यों किया? व्हाट इज द चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस? अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं तो क्या होता है? V2 माइनस V1। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो क्या होगा? U2 माइनस U1। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि गैस स्टार्ट्स विद 200 इंटरनल एनर्जी, तो U1 उसकी स्टार्टिंग हुई है ना, बाय फार्मूला इट्स गोइंग टू बी माइनस। ओके सर, सही है? समझ आ गई बात? यस सर, समझ आ। चलें, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ये तो अभी मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट से करवा रहा हूं। बेहतर ये होगा कि आप लोग एज अ ग्रुप ये टोटल खुद भी प्रैक्टिस अपने ओन पे भी करें, बेशक रिकॉर्डिंग देखकर या कुछ, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो बाद में आप ही को मसला होगा, मुझे तो कुछ नहीं होना है। अच्छा, अब हमारे नेक्स्ट वॉलंटियर कौन है? सर मैं 41। अच्छा चलें, 41 ने खुद ही वॉलंटियर कर लिया। आप चलें 41 बताएं। सर स्लाइड शो करें। शो है सर ये W इज इक्वल टू 40 जूल होगा। अच्छा, और डेल्टा U इज इक्वल टू -150 जूल। सही है। अच्छा, इन्होंने सही कहा, डेल्टा U इज इक्वल टू -50U नीचे जा रही है। इधर एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? इट शुड हैव बीन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी गोज डाउन, यानी टोटल जो डेल्टा U जा रही है। खैर, आपने इसको -150 बोल दिया। आंसर मुझे बताएं। सर अब आंसर है इसका सर -190 जूल। Q इज इक्वल टू -190 जूल। चलें, सही है, -190 जूल। और इसके अंदर आपको मैं क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना भी बता दूं। इस क्वेश्चन की आखिरी लाइन क्या है? इस क्वेश्चन की आखिरी लाइन है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द हीट रिमूव्ड फ्रॉम द गैस। यानी अगर आपको सॉल्व करना भी नहीं आता ना, आपको देखकर ही अंदाजा ये हो जाना चाहिए कि इसका जो Q का आंसर होगा ना, वो नेगेटिव में होगा। लाजमी आंसर नेगेटिव में होगा। क्यों नेगेटिव में होगा? क्वेश्चन ही बता रहा है हीट रिमूव्ड फ्रॉम द गैस। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं आंसर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जब उसने बोल दिया है रिमूव फ्रॉम द गैस, इसका मतलब यह है कि नेगेटिव में जा रहा है, सिस्टम से बाहर आ रहा है, सिस्टम आपका गैस है। तो ये जो चीजें होती है ना क्वेश्चन में, ये कहीं नोट डाउन कर लिया करें कि हाँ भाई रिमूव हो रहा है, नेगेटिव में आएगा। तो अगर किसी का आंसर पॉजिटिव में आ रहा होता तो उसको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाता कि आई हैव मेड एन एरर समवेयर, दिस इज नॉट पॉसिबल। चलें, नेक्स्ट वॉलंटियर, वन ऑफ द गर्ल्स प्लीज वॉलंटियर, वरना मुझे पिक करना पड़ेगा। सर मैं करूं? चल एक सेकंड दे, दोबारा 70 तो नहीं बोल रही? कौन बोल रहा है? रोल नंबर 32 सर। अच्छा चलें, बोलें। सर स्लाइड शो कर दें। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर चलें इतना मुश्किल भी नहीं है। इसमें सर पहले हमें वॉल्यूम का चेंज निकालना पड़ेगा या फिर नहीं करना उसको? देखें, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। पहले तो आराम से क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़कर आपको क्या समझ आ रही है, आराम से क्वेश्चन पढ़ें। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। चलें, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने क्वेश्चन से क्या आपको समझ आई? व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम दिस? दो वॉल्यूम दिए में चेंज करने के लिए सर, एक प्रेशर दिया हुआ है और कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है और हीट दी हुई है। एक सेकंड आगे जाए नहीं, स्टार्ट से ही बताएं। पहला स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है? वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें उसे चेंज करना है। वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैं आपको टिप बता रहा हूं। नहीं, वो तो अलग बात है। एक्सपैंड,
एक्सपैंड आपको वर्ड ऑटोमेटिकली बता रहा है। मैंने आपको पहले ट्रिक बताई भी थी कि एक्सपेंशन के अंदर वर्क विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड कंप्रेशन के अंदर वर्क विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पार्ट ए आपको बता रहा है वर्क डन बाय द गैस। इसने आपको दूसरा क्लू दे दिया। पहला क्लू आपको यही मालूम पड़ गया कि एक्सपेंशन बता रहा है मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। दूसरा क्लू आपको क्वेश्चन ही बता रहा है वर्क डन बाय द गैस। अगर गैस आपका सिस्टम है तो और बाय द गैस का मतलब आपका आंसर लाजमी नेगेटिव आएगा। तो देखकर आपको मालूम पड़ जाता है कि अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया इसका मतलब मेरा आंसर गलत है। तो ये पहली ट्रिक आपको मालूम पड़ गई। दूसरी बात ये, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एसआई यूनिट्स दिए हुए हैं। बिल फर्ज अगर मैं क्यूबिक सेंटीमीटर देता, मिलीमीटर क्यूब देता या डेसीमीटर देता तो आपको यूनिट चेंज करने पड़ते। तो अक्सर मैं आपको यूनिट चेंज दूंगा, इस क्वेश्चन में नहीं दिए। अब आगे जाएं। पहली स्टेप से तो आपको एक्सपैंड मालूम पड़ गया। अब अप्रोच क्या लेंगी? अब सर वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम लेंगे। सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी या उनकी? किसी के माइक खुले होंगे, मैं माइक ऑफ कर रहा हूं। सिर्फ जो अटेम्प्ट कर रही हैं उनको बोलने दें। 1 सेकेंड रुक जाइए। ये आप लोग की तरफ से किसी का माइक होगा। ऑप्शन कहाँ दिया? जी, जो अटेम्प्ट कर रही हैं बताएं। माइक खोल लें अपना। आपने शायद माइक खोला नहीं है, मैंने सबको म्यूट किया था। जी सर। सर पहले हम वॉल्यूम का चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे 0.320 अच्छा। माइनस 0.110, तो हमारे पास आएगा 0.21 मीटर क्यूब चेंज इन वॉल्यूम। आ गया, चलें आ तब गया। हमें एक कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है 1.6 पास्कल। तो हम पहले वर्क डन की निकालेंगे, वो निकालेंगे हम W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा। सही है। आपने लगाया W इज इक्वल टू माइनस PV। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि वर्क को माइनस PV कन्वेंशन के अंदर रहने दें। अब इन्होंने यहाँ पर माइनस PV लगाया। जल्दी के अंदर लोग माइनस को भूल जाते हैं। अगर वो सिर्फ PV ले लेते, बिलफर्ज अगर वो सिर्फ PV ले लेते, ऊपर जो एक्सपेंशन का आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था? 0.32 माइनस 0.11 पॉजिटिव आंसर आ रहा था। मैंने आपको बोला हुआ है कि एक्सपेंशन का आंसर हमेशा नेगेटिव वर्क के अंदर आएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट माइनस लगाना भूल जाता है तो उसको याद रखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन नेगेटिव आता है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम में अक्सर भूल हो जाती है। उससे बेहतर ये कि डायरेक्ट आप वर्क इज इक्वल टू माइनस PV लगाते। इससे आपकी दोनों चीजें प्रूव हो गई। एक्सपेंशन जो है उसकी वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गई। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप जाएं। आपका वर्क का आंसर कितना आया? माइनस 33,600 जूल। चलें 33 से ये आंसर आ रहा है। कोई आपने प्लस माइनस मिस्टेक की होगी, मगर इस क्योंकि सही आंसर ये है, मगर ये आंसर है माइनस 3300, इसी के करीब है। चलें आंसर ये है माइनस 34,650। इससे ये तो प्रूव हो गया कि वर्क डन बाय द गैस। क्योंकि वर्क वाज बीइंग डन बाय द गैस, इनका आंसर सही है कि इनका आंसर नेगेटिव के अंदर आ रहा है। बस अपनी वो वैल्यूज जरा चेक कर लीजिएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा? क्या होगा? वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। Q प्लस W। वर्क आपको मालूम है। अब Q एडेड हुआ है तो प्लस होगा साइन, और W हमने निकाला ही माइनस है, और बाय द गैस दिया वर्क डन तो वो नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली। तो आपके पास वर्क तो आपने पहले पार्ट के अंदर ढूंढ लिया है। जो Q है वो आप ऐड करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। यस सर आ रहा है 11,6,400। तो इस तरह आप क्या हुआ? 11,6,400। नहीं ये आंसर है 80,350 है। आई थिंक आप अपना वर्क यूज कर रही हैं तो आपका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है। ओके सर। वर्क का आंसर दोबारा निकालें।
वर्क का आंसर दोबारा निकालें। टू से निकालती हूँ फिर से। हाँ, जब तक आप इसको सॉल्व करें, फिफ्थ क्वेश्चन जी। यही आ रहा है सर आंसर। क्या जो मेरे लिखा है ना? नहीं सर, जो यही ये बता रही हैं वही है। ये बता रही है वो है। ये सर जी मैंने सर। वापस से करा है, मैंने फिर गलती की। 33,600 ही आ रहा है सर। यस सर, यही माइनस है आंसर। 1.6 एक्सपोनेंट एक 5 सेकंड एक सेकंड एक मल्टीप्लाई सेकंड एक सेकंड हो सकता है मैंने फिर कैलकुलेशन एरर कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? हो भी सकता है। अगर मैं इसको दोबारा देखूं 0.21, ये तो सही है, सही है। 0.21 हो गया इंटू 1.6 इंटू 10 x5 पावर 5। देखें जल्दी के अंदर मेरी गलती, माय फॉल्ट थी। मैंने क्या किया था, मैंने उसको हीट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। दूसरा आंसर भी फिर मुझे बता दीजिएगा प्लीज। 33,600 1,600 सर ये गलत आ रहा है सर इनका। ये गलत आ रहा है। लेट मुझे जी खुद ही सर, करने दें। दूसरा आंसर ये है आ गया 81,400 सर। 1.15 मैं खुद ही कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 33,600 माइनस 33,600 प्लस 1.15 इंटू, बस सही है, 81,400 है। यस सर 81,400। ये हो गया आपका ये आंसर। चलें फिफ्थ आंसर। फिफ्थ कौन ट्राई करेगा? बॉयज से कौन वॉलंटियर कर रहा है? सर पार्ट सी नहीं करेंगे सर मैं पार्ट सी है 86 ही नहीं। मैं ट्राई करूं सर? हाँ आप करें, पार्ट सी नहीं है, पार्ट बी तक है। सर जी 86 सर मैं ट्राई करूं? करें 86 ट्राई करें। सर एक सेकंड सर, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। टेस्ट विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट। देखें आप जब तक क्वेश्चन पढ़ें मुझे शॉर्टकट तरीके में बताएं। अगर स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन, मुझे ये बताएं कि आपकी W की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी आगे जाने के बगैर? सर ये पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ही आपको बता देता है कि आपकी वैल्यू क्या आएगी। वो तो अलग बात है कि आप वर्क करें, मगर आपको पहले से ही एक रेश्योरेंस हो जाती है। चलें अब सॉल्व करें इस। जी सर मैं करता हूँ। जब तक ये सॉल्व कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल्स, अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछें। सर जी सर ठीक है, हो गया। पूछें। देख सही हो गया, सब समझ आ गया। ओके बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर इसमें इनिशियल और फाइनल ये प्रेशर तो कांस्टेंट ही है सर, सही है ना ये? जी हाँ जी। अब देखें इधर एक ट्रिक होती है। अब क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल प्रेशर कांस्टेंट ही है ना, तो आप वही वाला प्रेशर लेंगे, यानी वर्क फाइंड आउट करने के लिए आप माइनस डेल्टा पीवी कर लेंगे, क्योंकि पी चेंज नहीं हो रहा है। अगर पी चेंज हो रहा होता तब मसला होता। प्रेशर वही है, यानी प्रेशर इज फिक्स्ड। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये मेगा पास्कल है। आपको आपके यूनिट्स मालूम होने चाहिए, प्रीफिक्सेस कि मेगा का क्या मतलब है, मिली का क्या मतलब है, जो कि मैंने यूनिट कन्वर्जन क्लास में आपको बताया। सर मेगा का मतलब है एक्सपोनेंट 9 नहीं 6 मेगा इज 6। सर एक बात बताएं सर। जी सर सॉरी, वो गीगा होता है सर। सर अगर प्रेशर जो है ना चेंज होता तो क्या मसला होता? प्रेशर अगर चेंज होता तो आपको एक कांस्टेंट प्रेशर ढूंढना पड़ता। अगर एक सेकंड, अगर प्रेशर चेंज होता तो या तो आपको आइसोथर्मल कंडीशंस और वो रिवर्सिबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करना होता, मगर नोवेयर इन दिस कंडीशन इज सेइंग इट्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। एक बात ये। दूसरी बात ये, अगर प्रेशर चेंज होता तो आप वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हो? वर्क इज इक्वल टू माइनस पीवी। एक प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए ना।
आप वो वैल्यू कैसे प्रेशर की ढूंढोगे? चेंज करके सर। बात समझ आ रही है? कोई मकसद सर से तो अगर सर अगर माइनस पीवी में अगर पी की वैल्यू जो है ना हमारे पास मतलब चेंज नहीं है, तो वी की वैल्यू भी तो फिर चेंज नहीं होनी चाहिए। यार ये क्वेश्चन असल में मैंने नहीं बनाया, ये बुक का ही क्वेश्चन है, कोई उन्होंने इस तरह बनाया था। वो जब चेंज नहीं होनी चाहिए जब वो आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर हो। आप दो चीजें मिक्सअप कर रहे हो, आप रिवर्सिबिलिटी का क्वेश्चन जिसके अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन किया था उसको और इसको मिक्सअप कर रहे हो। वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। ये मैं कोशिश कर रहा था इंटरनेट के ऊपर, मुझे जो 3 या 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस मिले ना, वो सारे मैंने ले लिए ताकि आपके पास डिफरेंट एक तरह का सैंपल हो जाए। जी कौन सॉल्व कर रहा था, उनको आंसर मिला? और दूसरी बात ये सर जब तक सर एक सेकंड, जिन्होंने मुझसे ये पूछा ना कि वॉल्यूम की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट क्यों नहीं है? वॉल्यूम की वैल्यू तो वैसे ही चेंज होगी क्योंकि वर्क का जो फंक्शन है दैट इज पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी। आज मैंने क्लास को स्टार्ट ही वहां से किया था कि अनदर फॉर्म ऑफ वर्क इज माइनस पी डेल्टा वी इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। और कंप्रेशन के अंदर तो वैसे ही वॉल्यूम होगी, कंप्रेशन में वैसे ही वॉल्यूम। समझ गए ना? यस सर यस। जी 86 कर रहे थे सॉल्व, बताएं। चला गया सर। जी सर बता रहा हूँ सर। हाँ। जी सर आंसर आई है। लिखते लिखते ओरली भी बात भी करते रहे तो उससे पहले रिकॉर्डिंग खाली नहीं जाएगी। सर हो गया। हाँ क्या आंसर आया? सर वर्क का आंसर आया है सर -15750। मुझे टोटल आंसर बताएं। आपका आंसर वर्क नहीं था, आपका आंसर था चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। जी सर इंटरनल एनर्जी का चेंज आया है -15,787.6। ये आंसर है, कहीं पर घपला किया होगा। देखें, चलें आप अपनी मिस्टेक पिक कर लीजिएगा, मैं बात करता हूँ। स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट। एक सेकंड, मुझे अपना वर्क का वैल्यू दोबारा जरा बताएं। ये सर वर्क का वैल्यू आ गई है -15,000। एग्जैक्टली मैं माइनस ही सुनना चाह रहा था। माइनस बोला ना, पहली बात तो ये कि आपका वर्क गलत है, दिस इज कंप्रेशन, वर्क की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। यही मैं छोटी छोटी वर्ड्स आपको बता रहा हूं, यही वर्ड्स आपको या तो सही करवाएंगे या गलत करवाएंगे। अ स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड, यानी इससे पहले आप आगे भी सॉल्व करो, कंप्रेस्ड आपको बता रहा है कि आपका वर्क पॉजिटिव आना चाहिए। is compressed with the friction without friction from an initial state of 0.105 megapascal and 0.15। सबसे पहले तो आप वर्क निकालो। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी। अगर आप पी डेल्टा वी निकालो तो डेल्टा वी क्या होगा? V2 माइनस V1, यानी 0.15 माइनस 0.3, इन दोनों का सम होगा -0.15। मगर ये -0.15 जब माइनस पी डेल्टा वी के माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ आई? तो आपका आंसर, हाँ बस, तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये साइन की गलती तो फिर पूरा आगे गलती हो जाती है, इसीलिए तो साइन, ये सारी एक्सरसाइज कराने का मकसद ही है। तो अब सही आंसर आपका कितना आया फिर? सर एक सेकंड में कैलकुलेट करके सही आंसर आना चाहिए, मैं बता दूं, सही आंसर मेरा ख्याल है आना चाहिए 15,750। यस सर, पॉजिटिव का पॉजिटिव 15,750 जूल, ये इसका आंसर सर यही है। अब ये क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? ये जो है ये पॉजिटिव वर्क है, इसके अंदर क्या आ रहा है?
there is a transfer of 37.6 kilojoules of heat from the gas during the process. इसका क्या मतलब हुआ कि ये नेगेटिव होगी 37.6 या पॉजिटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव होगी क्योंकि आपकी जो गैस है वो सिस्टम है, तो ये जो एनर्जी है ये सिस्टम के बाहर जा रही है। तो 37.6 के अंदर 10 to the power 3 मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये जूल्स नहीं है, ये किलो जूल्स है। तो आप अपने 15,750 में से माइनस करेंगे 37.6 into 10 to the power 3। आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है -21850। ये आंसर आ रहा है। यस सर, यही बन रहा है। यस सर, यही आंसर यही बन रहा है। चलें, सर, Yes, sir. सही है। 3:15 तक आप लोग ब्रेक लें, मैं जरा पानी वानी पी कर आऊं, फिर यही अगला आंसर आ रहा है, लेक्चर सर। मैं उसके पास स्टार्ट करूंगा। सही है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूं। ये लेक्चर 7 था, रिकॉर्डिंग 8 Yes, थी, sir. रिकॉर्डिंग 9 इसके बाद आपको बनाऊंगा।